हाँ भाई बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आपने डाउट जो मॉर्निंग सर। पूछे हैं वो एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 10 और 20। एक्सरसाइज 2 यही है ना। एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 10 एंड 20। 10 तो ठीक है, 10 में तो क्या हुआ, इंक्लाइन प्लेन है। 20 का आंसर फोर्थ होगा ना। 20 का आंसर फोर्थ होगा ना सौम्या। स्ट्रेट लाइन तो नहीं आ सकता ना, मतलब वो कांस्टेंट नहीं आएगा। मैंने कहा था ना जैसा लूप का शेप होगा वैसा ही होगा। तो यहाँ पे देखो 20 क्वेश्चन में तो सीधे आप ऐसे ही कुछ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। अपने को ये पता है कि इंक्रीज होगा, है ना, क्योंकि वो लेंथ इंक्रीज हो रही है जो अंदर जाएगी तो इंक्रीज होगा, और लिनियरली इंक्रीज होगा क्योंकि ट्रायंगल है। आप चाहो तो लिख भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप किसी टी टाइम बाद ऐसा काम करना। टी टाइम बाद एक काम करना, आपको इसे सॉल्व करने की इच्छा हो तो निकाल लेना कि ये अंदर आ चुका होगा वी टी, है ना। वी स्पीड से लेके जा रहे हैं तो ये अंदर आ चुका होगा वी टी। तो ये लेंथ निकालना उसके बाद सिमिलर ट्रायंगल यूज करके या ज्योमेट्री यूज करके, और फिर बीवीएल में रख देना, देखना वो कांस्टेंट आ जाएगा। या मैंने ट्रिक से भी समझा रखा था, सीधे ग्राफ अगर पूछे तो बता सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन मतलब आना चाहिए, और ट्रायंगुलर शेप का वायर है तो वैसा इंक्रीजिंग आएगा स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, a wire XY of length L and mass M, resistance R, slides without friction down an inclined plane. The resistance of the rail is negligible, makes angle theta, uniform vertical magnetic field exists throughout the region. The steady state terminal velocity is. ठीक है ना, क्या दिक्कत है। ये इधर की तरफ मूव होगा, अगर मैं ऐसा साइड व्यू बनाऊं थीटा एंगल पे, तो इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ होगी और फील्ड जो है वो इधर की तरफ है, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो फील्ड के कंपोनेंट कर लो, ये बी है ना, तो ये कंपोनेंट आएगा आपका बी साइन थीटा, और ये कंपोनेंट आएगा आपका बी कॉस थीटा। तो कॉस का कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा ईएमएफ के लिए, बी कॉस थीटा, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। तो आप क्या लिखोगे, बी वी एल। तो वहां पे यही आता था ना जो फोर्स होता था, तो यहाँ फोर्स कौन सा है जो खींच के ले जाएगा, एम जी साइन थीटा। तो एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू, जहां टर्मिनल वेलोसिटी आती है वो इसके इक्वल होगा, बी कॉस थीटा बी स्क्वायर वी स्क्वायर एल अपॉन आर। बस यहां से नहीं, सॉरी, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर। सॉरी, वो पावर में बी स्क्वायर आता है, तो यहाँ से वी की वैल्यू आ जाएगी कि एम जी आर साइन थीटा अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों फोर्स इक्वेट कर दो। ये इस पे इधर की तरफ एम जी साइन थीटा, इसमें करंट फ्लो होगी, इसके पीछे की तरफ मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। ये दोनों जहां बैलेंस हो जाएंगे वहां पे इसमें टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी। मैंने वर्टिकल में बताया था, वैसा ही तो है, बस कंपोनेंट करने हैं अपने को फोर्सेस के। ठीक है, किसने पूछा था ये, उत्कर्ष। ठीक है ना, ठीक, चलो आगे चलते हैं। तो लास्ट डे अपन ने फिनिश किया था मोशनल ईएमएफ का पार्ट, है ना। मोशनल ईएमएफ इन मूविंग रॉड भी हो गया, मोशनल ईएमएफ इन रोटेटिंग रॉड भी हो गया।
ये जो अपन नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं दैट इज पीरियोडिक ईएमआई, और उसके बाद अपन आज सीखेंगे कुछ बातें इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। एक नई तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, उसकी स्टडी करेंगे। ठीक, तो पहले अपन पीरियोडिक ईएमआई सीख लेते हैं। पीरियोडिक ईएमआई क्या होता है? थोड़ी सिंपल सी चीज है, काफी काम का है हमारे लिए, क्योंकि जो हमारे घरों में बिजली आती है वो इसी से प्रोड्यूस होती है। मान लीजिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है ना, और इस रीजन में एक कॉइल है, ये कॉइल में बनाई, जस्ट एक मिनट, इस शेप का भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इस कॉइल को हम ऐसा रोटेट कर रहे हैं एक्सिस के अबाउट, इस कॉइल को हम ऐसा रोटेट कर रहे हैं इसकी एक्सिस के अबाउट। ठीक है, ये बी है, इस कॉइल का कुछ एरिया है ए, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है एन, है ना। तो क्या होगा? तो ड्यू टू इट्स रोटेशन थीटा कंटिन्यूअसली चेंज होगा। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन नॉर्मल वेक्टर ऑफ कॉइल एंड बी वेक्टर। थीटा कंटिन्यूअसली चेंज होगा। जैसे इस डायग्राम में स्टार्टिंग में थीटा मैंने मान लो 0 ड्रॉ किया, सॉरी अभी थीटा कितना है 90 डिग्री, ये बाहर की तरफ आ रहा है, तो ये थीटा कंटिन्यूअसली चेंज होगा। थीटा चेंज होने से फ्लक्स भी चेंज होगा, थीटा चेंज होने से फ्लक्स भी कंटिन्यूअसली चेंज होगा, है ना, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला होता है एन बी ए कॉस थीटा। तो व्हेन नॉर्मल वेक्टर मेक्स एन एंगल थीटा विथ बी, जब नॉर्मल वेक्टर थीटा एंगल पे हो, मतलब जब ये इसका जो ये एक्सिस है ना, ऐसा मान लो अगर मैं इसके नीचे एक और डायग्राम इसका बना दूं, तो मान लीजिए कि ये कुछ घूम चुका है और इधर की तरफ है इसका नॉर्मल वेक्टर। ऐसा, ऐसे घुमाना सही नहीं, वैसे दिखेगा नहीं तुम्हें, जस्ट अ मिनट, इसको ऊपर से दिखा देता हूँ, टॉप व्यू, कि ये बी वेक्टर है और ये इसका एरिया वेक्टर, ये सब थीटा एंगल से घूम चुका है। तो जो फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा? एन बी ए कॉस थीटा। कितना आएगा? एन बी ए कॉस थीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्लक्स। जब इसका एरिया वेक्टर थीटा एंगल पे होगा तो अपन फ्लक्स को ये लिख सकते हैं। मैक्सिमम फ्लक्स क्या आएगा? एन बी ए, जब थीटा इक्वल टू 0 होगा, फिर जब थीटा इक्वल टू 180 होगा तो बनेगा माइनस एन बी ए। तो मैं आपसे पूछूं होता है इसमें ईएमएफ कितना आएगा? तो अगर फैराडे लॉ से लिखो तो ईएमएफ लिखते हैं माइनस डी फाइव बाई डी टी। क्या लिखते हैं? माइनस डी फाइव बाई डी टी। डिफ्रेंशिएट कर लो, ये बनेगा एन बी ए कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। अब एक चीज ध्यान से देखिए, अगर मैं कहूं कि ये ओमेगा से घूम रहा है, कितने से? ओमेगा से, तो अगर मैं कहूं कि एट टी इक्वल टू 0 थीटा इक्वल टू 0 था पहले, ये डायग्राम नहीं है, है ना, इसमें थीटा 90 मैंने ड्रॉ किया, एक जनरल डायग्राम है। टी इक्वल टू 0 पे अगर मैं कहूं कि ये यहां से स्टार्ट होता, तो टी इक्वल टू टी पे अगर मैं कहूं कि ये एरिया वेक्टर ओमेगा से घूम रहा है, तो कितना थीटा घूम चुका है? ओमेगा टी। टी इक्वल टू टी पे ये कितना थीटा घूम चुका है? ओमेगा टी। तो वही बात है। तो अगर मैं फ्लक्स को लिखूं तो ये लिखूंगा एन बी ए कॉस ओमेगा टी। क्या लिखूंगा? एन बी ए कॉस ओमेगा टी। और जब मैं ईएमएफ को यहाँ से डिफरेंशिएट करके लिखूंगा तो कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव आएगा साइन ओमेगा टी माइनस साइन के साथ इनटू ओमेगा, सो इट इज एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, फ्लक्स कितना आया? एन बी ए
कॉस ओमेगा टी, ईएमएफ कितना आया माइनस एन बी ए साइन ओमेगा टी, जिसको मैं ये भी लिख सकता हूँ कि ईएमएफ इज इक्वल टू एन बी ए कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, है ना, उससे पाई बाई टू आगे, उससे पाई बाई टू आगे। यहां तक ठीक है। और मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं इस कॉइल से एक रेजिस्टेंस भी लगा दूंगा, उससे करंट निकालनी हो एनवीए ओमेगा, तो करंट कैसे निकालेंगे, ईएमएफ अपॉन आर। तो ध्यान से देखिए, इसके अंदर जो ईएमएफ आ रहा है E इज इक्वल टू क्या आ रहा है, एन बी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई, ये ईएमएफ आ रहा है, दिस इज द ईएमएफ। और ये पीरियोडिक है, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू तो इसकी पीक वैल्यू है, E इज इक्वल टू ई नॉट, ये एक तरह से पीरियोडिक फंक्शन है ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, है ना, तो इसीलिए इसको कहते हैं पीरियोडिक ईएमआई, पीरियोडिक ईएमआई। आप अगर ध्यान से देखो तो अगर मैं बात करूं कि टी इक्वल टू जीरो पे मैं दो चीज वैल्यू लिख रहा हूँ, फ्लक्स की और ईएमएफ, तो टी इक्वल टू जीरो पे, टी इक्वल टू जीरो पे फ्लक्स क्या था, मैक्सिमम, कितना था, फ्लक्स मैक्सिमम एन बी ए, तो ईएमएफ कितना था, जीरो। टी इक्वल टू जब वो वन फोर्थ घूम चुका होगा, मतलब टी इक्वल टू टी बाई फोर, टी बाई फोर पे एंगल हो चुका होगा पाई बाई टू, तो उस टाइम पे फ्लक्स होगा जीरो, पाई बाई टू रखोगे तो ये माइनस ई नॉट आ जाएगा, ई इज इक्वल टू माइनस ई नॉट। टी इक्वल टू टी बाई टू जब आधा घूम चुका होगा तो फिर से फ्लक्स कितना आएगा, माइनस एन बी ए, ईएमएफ क्या आएगा, पाई रखोगे तो ई इज इक्वल टू जीरो। और टी इक्वल टू टी पे वापस, या टी बाई फोर पे भी लिख सकते हो, ये वापस कितना आएगा, जीरो, तो ये आएगा ई इज इक्वल टू प्लस ई नॉट, और फिर से वो टी पे पहुंच जाएगा, तो उसकी वैल्यू वापस क्या हो जाएगी, जीरो। तो देखो ध्यान से, जब फ्लक्स मैक्सिमम होता है जब ईएमएफ जीरो होता है, और जब ईएमएफ मैक्सिमम आता है तो फ्लक्स जीरो होता है। तो यहीं से अपन कहते हैं कि देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाई टू बिटवीन ईएमएफ एंड फ्लक्स। और एक चीज और देखिए, ये एसी है, अल्टरनेटिंग करंट, साइनसोइडल एसी है ना, ये क्या है, अल्टरनेटिंग करंट, जो हमारे लिए अगले चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एसी जो हम यूज करते हैं ना, वो एक्चुअली में ऐसे ही प्रोड्यूस की जाती है, एक कॉइल को, जिसको कई बार आर्मेचर कॉइल भी कहते हैं, कॉइल है ना, इसको कई बार कॉइल कह देते हैं और इसको कह देते हैं आर्मेचर कॉइल। तो एक आर्मेचर कॉइल को यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट किया जाता है, जिसके कारण उसमें ऐसी साइनसोइडल ईएमएफ प्रोड्यूस होती है। प्रोड्यूस्ड ईएमएफ और फ्लक्स में पाई बाई टू का फेज डिफरेंस होता है, जब फ्लक्स मैक्सिमम तो ईएमएफ जीरो, जब ईएमएफ मैक्सिमम तो फ्लक्स जीरो। और एक साइकिल में ईएमएफ दो बार जीरो होता है, देखो ध्यान से, एक साइकिल में ईएमएफ दो बार जीरो होता है। अगर मैं इसके लिए ग्राफ बनाऊं ना, तो मान लो ये जीरो का ग्राफ है, यहाँ टी बाई फोर, यहाँ टी बाई टू, यहाँ थ्री टी बाई फोर, और यहाँ टी। अगर मैं फ्लक्स को प्लॉट करूँ, दिस इज लाइन फॉर टी बाई फोर, टी बाई टू, थ्री टी बाई फोर और टी। तो अगर फ्लक्स को प्लॉट किया जाए तो टी इक्वल टू जीरो पे फ्लक्स मैक्सिमम था, तो ग्राफ मैक्सिमम से स्टार्ट होगा, यहाँ कॉस का ग्राफ बनेगा ऐसा, ऐसा, ये फ्लक्स का ग्राफ। फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी, प्लस एन बी ए, और यहाँ पे कितनी, माइनस एन बी ए, है ना। यहाँ यहाँ ग्राफ क्या बनेगा, ध्यान देखिए, माइनस साइन ओमेगा टी का, क्या बनेगा, माइनस साइन ओमेगा टी का, मतलब जीरो पे तो जीरो, जीरो पे इसकी वैल्यू कितनी, जीरो, टी इक्वल टू टी बाई फोर पे
इसकी वैल्यू कितनी, माइनस ई नॉट। ऐसा, ठीक है, सही बनाया ना मैंने। सही बनाया। ये अपना है एन बी ए ओमेगा, ये अपना है माइनस एन बी ए। एक मिनट रुकना। सर हाँ माइनस डी फाई डी टी होता है ना सर, ईएमएफ तो। वही मैं कहूँ, एक माइनस आ क्यों रहा है, फिर मैंने कहा आ रहा है तो आने दो, मुझे क्या दिक्कत है। हाँ ठीक है, वही माइनस एक्स्ट्रा कभी आता नहीं था आज तक, है ना। चलो, सही कह रहे हो। माइनस डी फाइव डी का माइनस रह गया मेरा डेरिवेटिव, वही बोल देते ना नालायक। चलो, तो ये माइनस ना कभी आता नहीं था, मुझे लगा ठीक है, याद तो नहीं रखा है मैंने, आने दो। क्या था ये ओमेगा साइन ओमेगा टी, तो ये ई नॉट साइन ओमेगा टी, अब सही है ना। ये फ्लक्स सही लिखा, ये प्लस और ये माइनस, बहुत बढ़िया, क्योंकि वहाँ वो फेज डिफरेंस मुझे गलत दिख रहा था। चलो, पाई बाय टू तो सही है, वो उल्टा है। ठीक है ठीक है ठीक है, थ्री पाई बाय टू हो जाता, सही है ना अब। हाँ, एन बी ए साइन ओमेगा टी, ये बढ़िया है। तो दिन खराब है, चलो कोई बात, समझदार हो तुम। यहाँ से स्टार्ट किया ऐसा, अब सही। तो ये प्योर साइनसोइडल आता था, माइनस पता नहीं क्यों आया था, क्योंकि मैंने माइनस गलत लिखा था। चलिए कोई बात नहीं, वैल्यू तो वही आएगी, बस कर्व उल्टा आएगा वैल्यूज, है ना। दिस इज पीरियोडिक ईएमआई, बात समझ में आई क्या, कि पीरियोडिक ईएमआई क्या है, एंड दिस इज यूज्ड टू प्रोड्यूस साइनसोइडल एसी। दिस इज साइनसोइडल एसी, ये साइनसोइडल एसी बनाने में यूज किया जाता है ना। कॉइल अपन किसी शेप का ले सकते हैं, कितने भी नंबर ऑफ टर्न ले सकते हैं। जो ईएमएफ की पीक वैल्यू आती है वो क्या आती है, एन बी ए ओमेगा। और एक चीज और देखिए, जो इसके कॉइल के घूमने की फ्रीक्वेंसी थी, है ना, वही इस एसी की फ्रीक्वेंसी है। अगर मैं कहूं कि भाई एसी की इक्वेशन है एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ओमेगा क्या था, कि जिस एंगुलर वेलोसिटी से कॉइल घूम रहा था, और देखो वही इस एसी की एंगुलर फ्रीक्वेंसी आती है। तो द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द कॉइल इज इक्वल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी। ठीक है, जल्दी नोट कीजिए, कोई डाउट हो तो बताइए। अगला टॉपिक जो है अपना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो है आपका इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। यहीं से एक बात दिमाग में बिठा लेंगे, हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड पहले पढ़ी है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, दैट वाज ड्यू टू चार्ज, दैट वाज ड्यू टू चार्ज। अगर एक बॉडी पे चार्ज था तो उसने अपने आसपास इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस की थी, बट दिस इज नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, दिस इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इट इज caused by time varying magnetic field. It is caused by time varying magnetic field. मैंने कहा था ना, ईएमआई के सिर्फ दो कॉजेज हैं, या ईएमआई के सिर्फ दो मैकेनिज्म्स हो सकते थे जिससे ईएमएफ आ सकता था। पहला मैकेनिज्म था मोशनल ईएमएफ, जिसको मैंने आपको सिखा दिया। दिस वाज ड्यू टू मोशन ऑफ कंडक्टर in an external magnetic field, and the second is
सेकेंड मैकेनिज्म इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बाय डीपी बाई dt, टाइम वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। सिर्फ यही दो मैकेनिज्म पॉसिबल है, कोई तीसरा मैकेनिज्म नहीं होता। तो अगर किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड को टाइम के साथ चेंज करो तो उस रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, हमें उसी के बारे में सीखना। देखो इसके दो टाइप के सवाल हैं। एक तो जो आप पहले से ही सॉल्व करते आ रहे हो, उसमें आपको इस कंसेप्ट को यूज करने की कोई जरूरत नहीं, करते हुए आप पहले से भी आ रहे हो, बट उसमें आपको इमोशनली मतलब उसमें आपको इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कंसेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है, वो आपको पहले से ही आता है। जैसे मैं आपसे पूछूं ना, एक लूप रखा हुआ है, इस लूप का एरिया मान लो 0.01 मीटर स्क्वायर है और मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, लूप है ये, और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की रेट है dv अपॉन dt इज इक्वल टू 0.4 मिली टेस्ला पर सेकेंड। ये फील्ड के चेंज होने की रेट है। और लूप का जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम है। तो आपसे पूछते हैं फाइंड करंट इन द लूप, फाइंड करंट इन द लूप। तो इसमें आपको जैसे सॉल्व करते आए थे वैसे ही सॉल्व करना है कि फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फ्लक्स इक्वल टू बी इंटू ए, एन तो 1 है, तो बी कितना आ जाएगा, तो इसको ऐसे रहने देते हैं। फिर ईएमएफ कितना आएगा, माइनस डी फाइव बाई डी टी, सो इट इज माइनस ए बाहर आ गया, ये क्या बचा डीवी अपॉन डी टी, क्या बचा dv अपॉन dt। हमें तो वैल्यू से मतलब है, तो यहाँ पे EMF का मैग्नीट्यूड आएगा a, a is 0.01 and dv अपॉन dt is 0.4 मिली टेस्ला, है ना। तो यहाँ से आ गया ये 4 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 वोल्ट, ये EMF आ गया। करंट पूछो तो EMF अपॉन रेजिस्टेंस, सो इट इज 0.4 माइक्रो एम्पियर। अभी तक मैंने और कोई कंसेप्ट नहीं लगाया, मैं सिंपल इसको फैराडे लॉ से सॉल्व कर दिया। बट अब अगर जरा इसको सोच के देखिए तो यहाँ इस केस में कंडक्टर की मोशन तो हुई नहीं। मोशनल ईएमएफ होने के लिए क्या होना चाहिए, कंडक्टर की मोशन होनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड में मोशन तो हुई नहीं, सिर्फ मैंने फील्ड को चेंज किया, तो ईएमएफ क्यों आया, मतलब ये कॉज तो खत्म हो गया, द कंडक्टर वाज नॉट मूविंग। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही थी टाइम के साथ, क्या हुआ कि उस मैग्नेटिक फील्ड के साथ इस लूप में या इस पूरे रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुई, और उस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसमें करंट फ्लो होती है, इसमें ईएमएफ होता है। तो अपन उसी को स्टडी करने वाले। देखो यहाँ ईएमएफ आया, एंड हियर द रीजन कैन नॉट बी मोशनल ईएमएफ, क्योंकि मोशनल ईएमएफ में कंडक्टर के अंदर मोशन होनी चाहिए जो यहाँ नहीं हो रही है, इसका मतलब ये मोशनल ईएमएफ नहीं है। तो हमें क्या सोचना है, यहाँ पे रीजन क्या हो सकता है, तो यहाँ रीजन क्या है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो भी अपन सीखने वाले। बट याद रखना कभी ऐसा क्वेश्चन आया तो इसको इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से नहीं करेंगे, इसको तो अपन सिंपली कैसे सॉल्व करेंगे, फैराडे लॉ से, जैसे करते आए हैं। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से तब सॉल्व करेंगे जब हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड ही पूछ रही, तब ध्यान से देखो। इस फील्ड के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ, फिर इसकी न्यूमेरिकल बताऊंगा। अपने लिए बहुत लिमिटेड स्टडीज है इसकी प्रॉपर्टीज, है ना। इट इज caused by time varying magnetic field। चार्ज के कारण प्रोड्यूस नहीं होता है, किसके कारण आता है, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण। इट इज नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर, that is work done in a closed loop is not zero, is not zero। ये एक नॉन कंजर्वेटिव फील्ड होती है, इसका क्लोज लूप में वर्क डन जीरो नहीं होता है। इट फॉर्म्स closed field lines, इसकी field lines closed, it forms closed loop of
फील्ड लाइंस, इसकी फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती हैं। याद करो ये चीज वहां से बिल्कुल डिफरेंट है ना, वहां पे ऐसा नहीं होता था, यहाँ पे ऐसा होता है, ये प्रॉपर्टी भी डिफरेंट है ना। वहां का कॉज क्या था, चार्ज, यहाँ का कॉज क्या है, टाइम वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड। वहां का नेचर कैसा था, कंजर्वेटिव, यहाँ का नेचर कैसा है, नॉन कंजर्वेटिव। वहां में अगर चार्ज को घुमा के उसी जगह पे ले आता था तो उस पर वर्क डन जीरो होता था, यहाँ ऐसा नहीं होगा, क्लोज लूप में वर्क डन जीरो नहीं होगा। वो फील्ड लाइन क्लोज लूप नहीं बनाती थी, ये फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाती है ना। तो पता है एक बार ना आईआईटी एडवांस में सवाल आया था, है ना, आपके साथ मॉड्यूल में आप कहीं मिलेगा फिर वो सवाल कि विच ऑफ द पैटर्न्स कैन रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मेरी बात ध्यान से सुनना, विच ऑफ द पैटर्न्स कैन रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक। उसमें एक ऑप्शन ये सर्कुलर लूप वाले थे, ये सही है क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन तो नहीं हो सकती लेकिन ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो सकती हैं, है ना। कभी आपसे पूछा गया कि इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पैटर्न कौन सा है, तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि इंड्यूस्ड फील्ड लाइंस भी हो सकती हैं इलेक्ट्रिक। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पूछा जाए तब ये नहीं हो सकती। तो अपने लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दो टाइप की, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली और ये इंड्यूस्ड वाली। ये कुछ डिफरेंसेस थे जो इसकी वजह से हुए, कुछ चीजें सेम भी हैं कि फोर्स को F इक्वल टू क्यू इंटू ई लिख सकते हैं, भाई फील्ड है ना, तो इसके फोर्स को क्या लिख सकता हूँ, किसी पॉइंट पे चार्ज पे फोर्स क्या आएगा, F इक्वल टू क्यू इंटू, ऐसा हमेशा लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं एक चार्ज पे वर्क डन लिखना चाहूँ, भाई क्लोज लूप में वर्क डन जीरो तो नहीं होता है, लेकिन मैं अगर एक चार्ज पे वर्क डन लिखना चाहूँ तो वर्क डन इक्वल टू क्या लिखोगे, F डॉट डी एल, क्या लिखोगे, F डॉट डी एल। इस फील्ड का जो वर्क डन लिखोगे वो क्या लिखोगे, F डॉट डी एल। F को क्या लिखोगे, Q इंटू ई, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज ये क्या आ जाएगा, E डॉट डी एल। ई डॉट डी एल से आप लिख सकते हो कि पर यूनिट चार्ज कितना मुझे वर्क करना पड़ेगा। या मैं कहूँ कि अगर बताओ कि चार्ज को मुझे मूव कराने के लिए एक्सटर्नल एजेंट का वर्क है तो वो कितना है, एफ डॉट डी एल। जो फील्ड का वर्क आएगा उसके लिए आप एक माइनस लगा सकते हैं कि माइनस एफ डॉट डी एल, और वर्क डन में फील्ड इज माइनस ई डॉट डी एल। इसको वहाँ पोटेंशियल कहते थे, यहाँ पोटेंशियल कहना सही नहीं है, उस चीज को पोटेंशियल नाम नहीं दे सकते ई डॉट डी एल को, क्योंकि पोटेंशियल सिर्फ कहाँ डिफाइन होता है, कंजर्वेटिव फील्ड्स में। अब आप सोच के देखो कि अगर मैं कहूँ कि मैं एक लूप में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गया, है ना, और वर्क डन पर यूनिट चार्ज किया मैंने माइनस ई डॉट डी एल, और अगर मैं फेरेडे लॉ से लिखूं तो वहां पे ये जो ई डॉट डी एल होता है ये क्या होता है, उस दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है, उस दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, या कितना ईएमएफ आया, है ना। तो ईएमएफ को भी अपन कैसा लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन के हिसाब से कि माइनस ई डॉट डी एल, है ना। और यही क्या लिखा हुआ है, ये ईएमएफ आया ना, यही क्या होता है फैराडे लॉ से, माइनस डी फाइव बाई डी टी। क्या होता है, माइनस डी फाइव बाई डी टी। तो ये आपस में इक्वल है, ये आपस में इक्वल है। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो एक्चुअली में ये जो आएगा ई डॉट डी एल, दिस इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी, ये यूज करेंगे। E dot dl is equal to d phi by dt, and if E vector is constant in magnitude and parallel to dl, dl के पैरेलल आ जाए तो ये बन जाएगा बेटा E डॉट dl, तो E इंटू एल बन जाएगा जैसा कि एम्पियर लॉ में बनता था, E इंटू एल इज इक्वल टू डी फाइव बी बाई डी। बताऊंगा इसका यूज अब। अगर ये ऐसा बन जाए तो ये बनेगा E डॉट एल इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी। सीधा यहाँ से अपन E निकाल सकते हैं। ये तभी यूज करेंगे पूरी कहानी जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ही कैलकुलेट करनी हो, अदरवाइज ये कहानी यूज नहीं करेंगे, है ना। अगर आपसे सिंपली ईएमएफ पूछे तो बेटा ऐसे ही बताया करेंगे, ऐसे जैसे अपन फ्लक्स से बताते थे।
कभी आपसे पूछ जाए कि नहीं बताओ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो अपन कहेंगे कि ई डॉट डी एल इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी होता है ना। और आपके केस में ई और डी एल हमेशा पैरेलल दिए होंगे, तो आप उससे ई को बाहर निकाल लोगे तो ई इंटू लेंथ ऑफ लूप बचेगा, लूप की लेंथ इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी, है ना। अब सुनना, अपने सिलेबस में जो है एक फिक्स टाइप की फील्ड है, आवर सिलेबस, पूरी स्टडी हम नहीं कर सकते, हमारे सिलेबस में चाहे मेंस हो या एडवांस एक फिक्स्ड रीजन में ही ऐसी फील्ड है कि आपके पास दिया होगा कि एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, इसमें टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, हमें सिर्फ इसकी स्टडी करनी है, सिर्फ इसकी, है ना। आवर सिलेबस इज टाइम वेरिंग, बहुत लिमिटेड है, मैग्नेटिक फील्ड इन अ रीजन ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, या मैं कहूं तो एक सिलेंड्रिकल रीजन है, सिलेंड्रिकल रीजन, या तो सिलेंड्रिकल रीजन कह लूं या रीजन विद सर्कुलर क्रॉस सेक्शन कह लूं, एक ही बात है। इसका कोई एग्जांपल आप बता सकते हो क्या कि ऐसे रीजन में टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होती है, इसका कोई एग्जांपल कि ऐसे रीजन में, सिलेंड्रिकल रीजन में या सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के रीजन में टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड कहाँ हो सकती है बहुत इजीली, जो हमें आता है। बताओ बताओ सोचो, ऐसे रीजन में ऐसी फील्ड कहाँ आती थी, सिलेंड्रिकल रीजन में फील्ड, एक सिलेंडर के अंदर फील्ड, और एक तरह से मुझे ऐसा दिख रहा है कि सिलेंडर की एक्सिस के पैरेलल है, अगर मैं इसको सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन मानूं तो ये फील्ड सिलेंडर की एक्सिस के पैरेलल है, ऐसी फील्ड कहाँ आती है, बताओ बताओ चैट पे लिख के बताओ, ऐसी फील्ड कहाँ आती है। किसी को नहीं याद आ रहा, बोला था मैंने जब पढ़ाया था तो। मेरी आवाज आ रही है ना तुम तक, मेरी आवाज आ रही है ना, इसका तो यस नो लिख के बताओ। हाँ, ऐसी फील्ड कहाँ आती है, अबे सॉलिनॉइड में, ऐसी फील्ड कहाँ आती है सॉलिनॉइड में, याद करो, एग्जाम्पल सॉलिनॉइड, सॉलिनॉइड के अंदर जो फील्ड आती, याद आया, फील्ड आई, अरे बोलो, सर। यस सर। समझ में आया, सॉलिनॉइड की फील्ड ऐसी ही होती है, सॉलिनॉइड की फील्ड ऐसी ही होती है, और सॉलिनॉइड की फील्ड को ना टाइम के साथ चेंज करना बहुत आसान है, बहुत आसान है। सोलिनॉइड की फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई, करंट को चेंज करो टाइम के साथ फील्ड चेंज हो, सोलिनॉइड की करंट को टाइम के साथ वेरी करवाओ, मतलब आप सिंपली उसमें एसी लगा दो, सोलिनॉइड में अल्टरनेटिंग करंट लगा दो, तो आपको एक रीजन में टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी, है ना। या फिर कोई ऐसा सोर्स लगा दो जो कि करंट को चेंज कर सकता है कंटिन्यूअसली, जिससे चेंज करना हो, आपको टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी कि ऐसे रीजन में, यही अपने सिलेबस में, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इन रीजन ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन और सिलेंड्रिकल। तो क्वेश्चन कभी आपको ऐसे देके पूछ सकते हैं कि ऐसा क्रॉस सेक्शन में है, कभी आपको ये भी पूछ सकते हैं कि हम एक सोलिनॉइड के अंदर की बात कर रहे हैं, तो समझ जाना वही सवाल है, ये अपने कोर्स में ही यही है ना। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर एक सर्कुलर रीजन में, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर एक सर्कुलर रीजन में जैसे मान लो क्रॉस में फील्ड है, मैं कहूँ फील्ड इंक्रीज हो रही है, तो भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसकी दो चीजें होंगी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। क्या क्या होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड निकालना सिखाऊंगा, डायरेक्शन लेंथ लॉ से निकालते हैं, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, लेंथ लॉ से। मान लो मैं यहाँ एक हाइपोथेटिकल लूप मानता हूँ, सुनना मेरी बात, मैं एक हाइपोथेटिकल लूप मानता हूँ जो मैंने ब्लू कलर से बनाया है, अगर मैं कहूँ बी इंक्रीज हो रहा है, मतलब क्रॉस इंक्रीज हो रहा है,
तो इस लूप में करंट कैसी आती है, उसके ऑपोजिट, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। कैसी आती है, एंटी क्लॉकवाइज। मान लो मैं यहां एक लूप मानूं, हाइपोथेटिकल लूप मान रहा हूं, अगर मैं बी को इंक्रीज करूं तो बी के इंक्रीज के होने की वजह से क्रॉस वाला फ्लक्स इंक्रीज होगा, तो इसमें भी करंट कैसी आएगी, एंटी क्लॉकवाइज। कैसी आएगी, एंटी क्लॉकवाइज। और करंट क्या होती है, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि अगर मैं इस ब्लू वाले हाइपोथेटिकल लूप में, ध्यान से सुनना, अगर मैं इस ब्लू वाले हाइपोथेटिकल लूप की जगह एक कंडक्टिंग लूप रख देता तो उसमें करंट ऐसे ही फ्लो रही होती। मतलब मैं अगर एक कंडक्टिंग लूप रख देता तो उसमें करंट ऐसे फ्लो हो जाती। क्यों हो जाती, क्योंकि बेटा एक इलेक्ट्रिक फील्ड आती, जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती कि इसके अंदर की एक तरह से पॉजिटिव चार्ज को फ्लो करवाती। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इधर आया, और अपन जानते हैं जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स आता है उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। तो जो करंट की डायरेक्शन है ना, वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो आपसे कोई पूछे कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो यही होगी इस रीजन में। अच्छा, इस रीजन में ना इलेक्ट्रिक फील्ड होने के लिए किसी लूप की जरूरत नहीं है कि कंडक्टिंग लूप रखेंगे तो ही फील्ड आएगी। नहीं, आपने एक सिलेंड्रिकल रीजन में अगर टाइम वैरी मैग्नेटिक फील्ड लगा दी है तो इसके अंदर और बाहर हर जगह ऐसी फील्ड लाइंस डेवलप होती हैं, हवा में ही के चारों तरफ ऐसी फील्ड लाइंस डेवलप होती हैं अपने आप। व्हाई इट इज डेवलपिंग, ड्यू टू टाइम वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, अब इस फील्ड में मैं एक कंडक्टिंग लूप को रख दूंगा तो उस लूप में करंट आने लगेगी। जैसे इस केस में मान लो मैं यहाँ लूप नहीं रखता, मैं यहाँ लूप नहीं रखता और बी चेंज होता तो भी फील्ड लाइन आती, लेकिन अब लूप रख दिया तो लूप में वो फील्ड लाइन एक तरह से फोर्स भी लेके आएगी। जैसे ये स्क्वायर शेप का बनाया मैंने, एक छोटा सा पार्ट बनाया अपने कोर्स में, तो यही वाला रीजन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल ऑलवेज एग्जिस्ट अगर मैं dv by dt कर रहा हूँ, है ना। इफ देयर इज dv by dt, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल एग्जिस्ट, हमेशा एग्जिस्ट करेगी ऐसी कॉन्सेंट्रिक सर्कल, है ना। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज डिसाइडेड बाय लेंज लॉ। कैसे डिसाइड कर लेते हैं अपन, तो लेंज लॉ से। लेंज लॉ के अकॉर्डिंग सोच के देखें, तो यहाँ देखो ये फैराडे लॉ लेंज लॉ तो लिख दिया था मैंने, ई डॉट डी एल को माइनस डी फाइव डी टी लिखते हैं। तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग जो करंट की डायरेक्शन आएगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी, है ना। क्योंकि अपन ऐसा सोच रहे हैं कि उसी इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस चार्ज को मूव कराया, है ना। और कोई जरूरी नहीं है कि अपने को वहां पे वायर रख के ही दे। अपने से पूछेगा एक सिलिंड्रिकल रीजन में टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, बताओ फील्ड कहाँ कहाँ होगी, तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर भी आएगी, इसके बाहर भी आएगी। क्लोज्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कैसी फील्ड लाइंस बनेगी, क्लोज्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इट विल बी द पैटर्न ऑफ द फील्ड लाइन, है ना। क्या यहाँ तक कोई डाउट है फील्ड लाइन के पैटर्न में, कैसे ड्रॉ करेंगे, सिंपल है ना बिल्कुल, कि सर्कुलर होती है। कैसी होती है, सर्कुलर। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे, होगी कितनी भैया, अंदर कितनी होगी बाहर कितनी होगी, ये जानेंगे, ठीक है। तो ये थी इसकी डायरेक्शन। अब आते हैं इसके मैग्नीट्यूड पे। एक ही बार निकाल लेता हूँ फिर लिखना, है ना। तो एक क्वेश्चन है एक्चुअली में, मैग्नीट्यूड निकालने का क्या है, क्वेश्चन है कि आपसे कहा गया है कि आपके पास एक रीजन है आर रेडियस का, and magnetic field is increasing at a rate dv by dt, कुछ भी दे रखा है, मतलब क्या मान लो उसको, प्लस अल्फा। प्लस अल्फा का मतलब फील्ड इज इंक्रीजिंग, फील्ड इज इंक्रीजिंग, है ना। तो आपको एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन दे रखा है कैपिटल आर रेडियस का, रेडियस इज कैपिटल आर, और उसमें फील्ड इंक्रीज हो रही है अल्फा के रेट से। तो आपसे पूछा गया फाइंड
induced electric field, find, क्या लिख रहा हूं मैं, induced electric field at a distance small r from center of loop. Find induced electric field at a distance small r from center of the loop if, first question, r is less than r, second question, r is equal to r, and third question, r is greater than. तो हमें बताना है कि सेंटर से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी अगर r की वैल्यू कैपिटल R से कम हो, r की वैल्यू कैपिटल R के इक्वल हो और r की वैल्यू कैपिटल R से ज्यादा हो। तो इन तीनों केसेस में हमें ये बताना है कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, है ना। और आप सोच के देखो कि फील्ड लाइन भी कैसी आती है, सर्कुलर, मतलब एक r डिस्टेंस पे फील्ड की वैल्यू हर जगह सेम आएगी। तो अपन तो तीनों केसेस को एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपन पहला केस ले रहे हैं व्हेन r इज लेस देन r। ये भी पता है कि सिर्फ लेस और ग्रेटर ही सॉल्व करना है, इक्वल वाला तो अपने आप सॉल्व हो जाए, उसी में से किसी में r रख देना, अपने आप आंसर। तो ये मान लो मैंने एक लूप मान लिया, b इंक्रीज हो रहा है, b इज इंक्रीजिंग, तो मुझे ये भी पता है कि फील्ड लाइन कैसी आएगी, बाय लेंज लॉ एंटी क्लॉकवाइज। क्या आएगी, एंटी क्लॉकवाइज। ये आपने r रेडियस का एक लूप माना, है ना। इस लूप में मैं अगर आपसे पूछूं कि आप ये लिखो, इस पूरे लूप में E डॉट dl पूरे लूप में इज इक्वल टू d5/dt, यही तो लिखना सीखा था, E डॉट dl इज इक्वल टू d5/dt। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर ये कंजर्वेटिव फील्ड होती बेटा तो E डॉट dl 0 हो जाता। इस क्लोज लूप में अगर ये कंजर्वेटिव फील्ड होती तो क्या हो जाता, E डॉट dl 0, लेकिन यहाँ ये कंजर्वेटिव फील्ड नहीं है, इसीलिए E डॉट dl 0 नहीं होगा। ये बनेगा E इंटू dl, और थीटा तो हमेशा 0 है, ये बनेगा E इंटू एल बन जाएगा, ये लूप की लेंथ इक्वल टू इस लूप से फ्लक्स, तो इस लूप का एरिया इंटू dv/dt, तो E इंटू एल लूप का एरिया, इसी लूप से फ्लक्स निकालना है ना, तो इस लूप का एरिया लिखेंगे बेटा पाई आर स्क्वायर इंटू dv/dt। तो इसको मैं अगर लिखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू इस लूप की लेंथ क्या लिखोगे, 2 पाई स्मॉल r इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू dv/dt। r से r कैंसिल होता है, पाई से पाई कैंसिल होता है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्मॉल r/2 dv/dt, dy/dt को मैंने अल्फा लिख दिया था, इज इक्वल टू अल्फा r/2। मतलब अंदर रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आती है, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी फील्ड बढ़ती जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड रीजन में r के प्रोपोर्शनल है। और फिर से समझिए मैंने क्या किया है, मैंने कहा कि ये तो होता ही है ना, E डॉट dl जो आएगा वही d5/dt आएगा, EMF, दिस इज बाय द डेफिनेशन ऑफ EMF कि वर्क डन बाय, देखो EMF की डेफिनेशन क्या होती थी, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दिस इज EMF बाय डेफिनेशन, और वही मैंने EMF को लिखा है, तो दोनों को इक्वेट कर दिया, तो यहाँ से इक्वल होकर ये रिलेशन आया, तो मैंने उस रिलेशन में वैल्यू रख दी कि E बाहर आ गया क्योंकि E और dl हमेशा पैरेलल था, और E की वैल्यू कांस्टेंट होगी क्योंकि सर्कुलर फील्ड, तो E into L is equal to A into dv/dt, L was the length of the loop, लिख दिया, एरिया was pi r square, dv/dt सॉल्व होके ये है। आपसे अगर सरफेस पे पूछा जाए तो स्मॉल r की जगह कैपिटल R लिख देना, तो इसमें भी कोई अफरा नहीं है। सरफेस के लिए स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, तो E इज इक्वल टू आ जाएगा अल्फा इंटू कैपिटल R/2, और बाहर वाले से भी यही आएगा, चाहो तो आप सॉल्व करके निकाल भी सकते हो, मैं आउटसाइड निकाल रहा हूँ, आउटसाइड रीजन में मुझे फील्ड कैलकुलेट करनी है ना, मतलब R ग्रेटर देन कैपिटल R, तो एक रीजन है।
और मैंने लूप यहाँ मान लिया। ये तो पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगी। ये भी पता चल गया कि ये रेडियस जो है ये स्मॉल आर है और ये डिस्टेंस जो है ये कैपिटल आर है। फिर यही लिखूंगा, E इंटू एल इज इक्वल टू ए इंटू डी बी अपॉन डी टी। ई तो बताना है, एल इज द लेंथ ऑफ दिस लूप जिसपे मैं ई डॉट डी एल निकाल रहा हूँ। दिस इज 2 पाई आर। अब ध्यान से एक चीज देखना, जब मैं फ्लक्स निकालूंगा, ये क्या लिखा है मैंने बेटा, डी फाइव बाई डी टी। जब मैं फ्लक्स निकालूंगा तो इसके सिर्फ इतने से एरिया से ही तो फ्लक्स है। देखो अपना लूप तो ये है जिस पे मैं ई डॉट डी एल लिख रहा हूँ, लेकिन जब मैं इस लूप से फ्लक्स लिखूंगा तो इस लूप के सिर्फ इतने से एरिया से ही फ्लक्स है। तो यहाँ पे एरिया आएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ध्यान रखना है ये लूप के जितने एरिया से फ्लक्स हो, मतलब ये वैसा क्वेश्चन है कि सोलेनॉइड के बाहर एक लूप, कहाँ लूप है, सोलेनॉइड के बाहर, तो एरिया किसका लेंगे, सोलेनॉइड का, इंटू डी वी बाई डी टी। पाई से पाई कैंसिल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड का फॉर्मूला आता है आर स्क्वायर अपॉन 2r डी पी बाई डी टी, जिसको मैंने अल्फा कहा था। सो इट इज आर स्क्वायर अपॉन 2r इंटू, है ना, r इक्वल टू कैपिटल आर रख दो इसमें भी, देखो क्या बन जाएगा, अल्फा आर बाई 2। सेम आंसर आ जाएगा, अल्फा आर बाई। इसका मतलब मुझे ये भी पता चला कि यहाँ आउटसाइड फील्ड आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और इनसाइड फील्ड आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आर स्क्वायर अपॉन 2r अल्फा। तो अगर मैं इसको ग्राफ के फॉर्म में ड्रॉ करूं तो अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दिस इज r इक्वल टू r एंड दिस इज अल्फा r बाय 2। ऐसा ही ग्राफ याद करो कितनी जगह बन गया, स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड में, सिलेंड्रिकल वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड में, ग्रेविटेशन में, और यहाँ भी है, सब जगह ऐसा ही ग्राफ बन रहा है। ठीक है, ध्यान रखना। चलो जल्दी से आप इसको नोट करो, यहाँ से था, जल्दी से नोट करो, कोई डाउट। एक क्वेश्चन है, कि वही क्रॉस में है, क्रॉस ही मान लेता, और बी इंक्रीज हो रहा है, ऐसे इंक्रीज हो रहा है कि डीबी बाई डी टी दे रखा है, डीबी बाई डी टी इज अल्फा। इसके अंदर एक रॉड रखी है, एक रॉड है, ये रॉड का एंड ए है, ये एंड बी है, ये इसका सेंटर है, रॉड की सेंटर से डिस्टेंस है कुछ ए, ये इसका सेंटर है, तो सेंटर से रॉड कुछ ए डिस्टेंस पर रखा है, ये मिड पॉइंट है, और ये डिस्टेंस एल है, पूरी रॉड की लेंथ एल है। तो आपको बताने हैं दो क्वेश्चन, ये एक रॉड है सिंपल, है ना, कंडक्टिंग रॉड, कंडक्टिंग रॉड। तो आपको बताना है कि रॉड का कौन सा एंड हाई पोटेंशियल पे होगा, which end of the rod will be at high potential, the A या B कौन सा एंड हाई पोटेंशियल पे होगा। और दूसरा क्वेश्चन, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो ध्यान से सुनो, सबसे पहले मुझे आर डिस्टेंस पे अंदर फील्ड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो अंदर फील्ड का फॉर्मूला आता है अल्फा आर डी वी बाई डी टी, दिस इज फॉर्मूला, अल्फा आर डी वी बाई डी टी। बट दिक्कत क्या है ना कि ये फील्ड टेंजेंशियल होती है, ये फील्ड कैसी होती है, टेंजेंशियल। तो आप एक चीज सब लोग ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं इसके लिए डायग्राम बनाऊं, मैं क्रॉस नहीं बनाऊंगा, सिर्फ मैं फील्ड बनाऊंगा, कैसी आएगी।
कि मान लो मैं इस पॉइंट पे डायग्राम बनाऊं, तो इस पॉइंट पे जो फील आएगी ना वो इस तरफ आएगी, और इस पॉइंट पे जो फील आएगी वो इस तरफ आएगी, है ना। ये डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे फील होगी, है ना। और सोच के देखिए हर फील के लिए ये थीटा और ये डायरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट होगी, तो ऐसे बताने में तो दिक्कत आएगी, तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। देखना, मैं दो तरीके बताऊंगा, ध्यान से सुनना मेरी बात। तो मान लेते हैं कहीं r डिस्टेंस पे अपने को ये फील लिखनी थी, तो ये फील इस तरफ है। मैं मान लेता हूँ मैं यहाँ कहीं थीटा एंगल पे एक पॉइंट मान रहा हूँ, थीटा एंगल पे ये r डिस्टेंस पे फील इस तरफ है। तो हमें फील का ये कंपोनेंट चाहिए रॉड के पैरेलल, क्योंकि यही रॉड का पैरेलल कंपोनेंट अपने को क्या देगा, चार्जेस को मूव कराने। दिस इज ई पैरेलल, है ना। तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा है। तो मैं ई पैरेलल को किसी भी जगह क्या लिख सकता हूँ बेटा, ई कॉस थीटा। क्या लिख सकता हूँ, ई कॉस थीटा। एक चीज का आंसर तो मुझे यहीं से मिल जाएगा। सुनो कि ये सिरा ए है, ये सिरा बी है, कौन सा हायर पोटेंशियल पे होगा, बताओ आंसर क्या होगा। अगर मैंने ऐसी फील बनाई है तो ए और बी में से कौन सा हायर पोटेंशियल पे होगा। जल्दी बताओ। जो लोग भी आंसर ए दे रहे हैं उन सबका आंसर गलत है, क्योंकि वो ऐसा याद करके दे रहे हैं, सर आपने बताया था फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप होता है। बेटा वो मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए बताया, इसके लिए बताया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए। यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो क्या करेगा कि इस रॉड के चार्जेस को मूव कराएगा, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जमा, है ना। तो ये हाई पोटेंशियल पे होगा और ये लो पोटेंशियल पे। दिस इज नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। वो जो मैंने आपको बताया था ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप होता है, दैट वाज ट्रू फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे आंसर बी होगा। कौन सा हायर पोटेंशियल पे है, बी वाला है। क्यों, क्योंकि देखो आपका जो फील्ड का ये कंपोनेंट है पैरेलल वाला, ये चार्जेस को उधर मूव कराएगा, तो प्लस चार्ज आगे जाएंगे, माइनस चार्ज पीछे आएंगे रॉड के अंदर। जहां प्लस चार्ज गए वो हाई पोटेंशियल, जहां माइनस चार्ज गए वहां लो पोटेंशियल। तो ध्यान रखिए, है ना, कैसे ये उल्टा होगा। तो ई कॉस थीटा ये फील आ गई। ई की वैल्यू क्या लिखोगे भाई, आर के टर्म में, तो अल्फा आर बाई टू इंटू कॉस थीटा। क्या लिखोगे, अल्फा आर बाई टू इंटू कॉस थीटा। अब मैं ये ना ट्रायंगल साइड में बना रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये थीटा वाला, कि मैं मान रहा हूँ कि मैंने क्या किया ना, ये अपनी रॉड थी, रॉड में, एक मिनट बेटा, मान लेते हैं ये यहां से स्टार्ट कर रहा हूँ x इक्वल टू 0 से, इसको x इक्वल टू 0 लिख रहा हूँ। ये माइनस एल बाई टू होगा और ये प्लस एल बाई टू होगा। तो मैंने एक छोटा सा एलिमेंट माना है यहाँ पे कहीं पे, यहाँ से x डिस्टेंस पे, और ये dx थिकनेस वाला, है ना? तो ये डिस्टेंस x है। तो मुझे लिखना है E डॉट डी एल, जो मैं DE लिखूंगा, छोटा सा एलिमेंट, इसको मैं लिखूंगा E पैरेलल इंटू DL। इस तरफ फील्ड है ना, तो DL को मैं लिखूंगा dx। और देखो मैं E पैरेलल को क्या लिख रहा हूँ, E पैरेलल इज E cos थीटा इंटू dx। क्या लिखूंगा, E cos थीटा इंटू dx। अब देखो इस cos थीटा को इस ट्रायंगल से क्या लिख सकते हैं, ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस a है। तो आप यहाँ से cos थीटा को लिख सकते हो a बाय r, लिख सकते हो क्या, तो लिख दो e a बाय r इंटू डी एक्स। ये आ गया आपका डीई, क्या आ गया आपका डीई, ए बाय आर इंटू डी एक्स। तो डीई कितना आया, ई ए बाय आर इंटू डी एक्स। ई की वैल्यू क्या है, अल्फा आर बाय टू कॉस थीटा, एक बार फिर से कॉस थीटा है, अल्फा आर बाय टू, नहीं ई तो ई है ना, अल्फा आर बाय टू, सॉरी, अल्फा आर बाय टू इंटू ए अपॉन
आर इंटू डी एक्स, आर से आर कैंसिल हुआ और ये डी आ रहा है अल्फा ए बाई टू इंटू डी एक्स। ये डी आया, मुझे ई चाहिए, तो ई क्या होगा, इंटीग्रेशन डी, तो अल्फा ए बाई टू डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स। लिमिट कहाँ से कहाँ तक एक्स की, माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू। तो ये एल बाई टू प्लस एल बाई टू एल बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका अल्फा ए एल बाई टू। ये इंटीग्रेशन के मेथड से आया, ये क्या आया, इंटीग्रेशन के मेथड से, है ना। अब देखना मैं एक दूसरा मेथड बता रहा हूँ, वो ज्यादा सिंपल है, मेथड टू। ध्यान से देखना सब लोग, ये बहुत ही सिंपल है, ये प्रूफ ऐसे बताऊंगा। अपन ने क्या किया ना कि अपने को पूछा गया था इस रॉड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सॉरी इस रॉड में ईएमएफ क्या होगा या वोल्टेज क्या होगी। तो मैंने तो क्या किया कि इस रॉड के दोनों एंड को सेंटर से कनेक्ट कर दिया हाइपोथेटिकली। तो ये ट्रायंगल बना, इस ट्रायंगल का बेस कितना, एल, हाइट कितना, ए। एक काम करो, इस ट्रायंगल से फ्लक्स निकाल लो। फ्लक्स होता है बी इंटू ए, और ईएमएफ की वैल्यू क्या आती है, डी फाइव बाई डी टी। ये आएगा बी इंटू ए का डी बी बाई डी टी, ये आएगा ए डी बी बाई डी टी। सो इट इज ए, इस ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू डी बी बाई डी टी इज अल्फा। आंसर आ गया अल्फा ए एल बाई टू। कितना आ गया, अल्फा ए एल बाई टू। देखो सेम आंसर आता है ना। अगर मैं इसको फ्लक्स से निकाल लूं इस क्वेश्चन में, तो भी क्या आ जाएगा, अल्फा ए एल बाई टू। और आप डायरेक्शन भी निकाल सकते हो कि इसमें करंट कैसी आना चाहेगी, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब बैटरी कुछ ऐसे लगेगी, मतलब ये हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल। तो इसको दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो मैं इसको क्लोज ट्रायंगल मान के फ्लक्स से निकाल लूं, या मैं इसे इस रॉड में ई डॉट डी एल को कॉम्पोनेंट करके, एक ही बात है, ई लिखा, ई पैरेलल निकाला, ई इंटू डी एक्स किया, उससे डी आया, उसको इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, तो दोनों मेथड सही है। बस अपने को ये पता होना चाहिए, पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा हाई पोटेंशियल पे होगा, तो फील्ड जो है वो पॉजिटिव चार्जेस को मूव कराएगा। दूसरा क्वेश्चन आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फ्लक्स एक उसको मिला के फ्लक्स लिख लेना, और उसके बाद आप डी फाइव बाई डी टी कर, जल्दी से नोट कीजिए। आज की क्लास में खत्म कर रहा हूँ।